नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स वेब के डेली करेंट अफेयर्स के सेशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी बिग वेलकम टू डेली करेंट अफेयर्स सेशन ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब। दोस्तों, आज है 19 जून और हम आगे आने वाले कुछ समय में आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे और साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स आज बताई जाएगी। उसमें आपको कंट्री ऑफ द डे बताया जाएगा, जिसमें हम लोग अभी साउथ अमेरिका की सैर कर रहे थे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं कंट्री ऑफ द डे के साथ। और इम्पोर्टेंट प्रश्न का संग्रह होता है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में आएंगे। एक बात और, यदि आपको इसका क्यूज़ देना है तो टेलीग्राम चैनल का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ प्रत्येक दिन 12 बजे करंट अफेयर्स की क्यूज होती है। ओके, एवरी डे, ईच एंड एवरी डे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कंट्री ऑफ द डे के साथ। और आज का कंट्री है उरुग्वे। हम लोगों ने कल अर्जेंटीना किया था। उरुग्वे की ओर जाने से पहले कल अर्जेंटीना में 1-2 पॉइंट छूट गया था, जिसे मैं ऐड करवाना चाहूँगा। कल मैंने आपको अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान के बारे में बताया था, तो उसमें 2-3 चीज़ बताना था पंपास घास के मैदान के बारे में। कि पंपास के घास के मैदान का जो पशुपालन क्षेत्र है उसको एक्सटांसिया नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहाँ जो घास होता है एक किस्म का स्पेशल घास होता है जिसका नाम अल्फाफा है, और ये पौष्टिक घास होता है। ठीक है, गायों को दिया जाता है। ओके, और जो पंपास में पशुपालक पाए जाते हैं पंपास के घास के मैदान के आसपास, उसको ग्वांको कहा जाता है। जिस तरह से यहाँ ग्वाला कहा जाता है उस तरह से वहाँ ग्वांको। 3 बातें मैंने बताया, ग्वांको पशुपालक को, घास का नाम अल्फाफा, और पशुपालन क्षेत्र को एक्सटांसिया। ओके, बस इतनी सी बातें थी बताने को जो मैं कल आपको बताना भूल गया था। ओके दोस्तों, अब आइए हम लोग चलते हैं उरुग्वे की ओर। तो सबसे पहले देखेंगे कि उरुग्वे अपना सीमा साझा किससे किससे करता है। तो अर्जेंटीना फर्स्ट और सेकेंड आपको ब्राज़ील दिखेगा। तो बस 2 ही से ये अपना सीमा साझा करता है। जैसा कि ये बहुत छोटा सा देश आपको दिख रहा होगा, तो जी हाँ, साउथ अमेरिका का ये छोटा देश ही है। स्पेनिश भाषा यहाँ बोली जाती है और ये ब्राज़ील से टूटकर अलग हुआ है। ओके, उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो। आइए अब इसके बारे में कुछ पॉलिटिकल बात को जानते हैं। तो इधर आपको जो दिख रहा होगा सारा का सारा अर्जेंटीना वाला वापस आ गया है, जो कि गलती से पड़ गया है। तो मैं तो 1-2 बात आपको बता ही चुका हूँ कि इसकी राजधानी मोंटेवीडियो है। करेंसी इसका उरुग्वे पेसो है, सब पेसो ही चल रहा है। ठीक है, बस नाम चेंज होता जा रहा है। बाकी भाषा स्पेनिश, यहाँ के लोग जो रहते हैं उसको उरुग्वेनियन बोलते हैं। ओके, आपको क्या करना है कि यहाँ के जो चीफ हैं, जिस तरह से वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी हैं उरुग्वे के वर्तमान में, वो आपको कमेंट करके बताना है। ओके, और ज़्यादा कुछ नहीं उरुग्वे के बारे में, बहुत छोटा सा देश था, इनफ है इसके लिए। ओके दोस्तों, अब आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। लेट्स स्टार्ट। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। यदि नहीं किए तो इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा जेब से, प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा जल्द ही संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना किया जाएगा? Which state government will soon set up a Vedic education and संस्कार बोर्ड to revive the knowledge of संस्कृत स्क्रिप्चर्स एंड वेदास? तो राजस्थान की सरकार वेदों को, ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए। वेद हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। यदि आप लोग मानव इतिहास को देखिएगा, हमारे धार्मिक इतिहास को देखिएगा, तो आपको वेद में सारे कुछ मिलेंगे। आपके जीवन से रिलेटेड सारी बातें, या फिर वो चिकित्सा के फील्ड का हो या फिर संगीत नृत्य, कोई भी फील्ड का हो, सारी चीज़ आपको वेद में मिल जाएंगे। ओके, यदि आप लोग वेद को देखते हैं, और आपको पता होगा कि वेद 4 है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये कब तक इसका गठन हो जाएगा वही राजस्थान सरकार द्वारा? तो अगले 4 से 5 महीनों में बोर्ड के गठन की संभावना है। और ये आपको अशोक गहलोत साहब दिख रहे होंगे। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा कि राजस्थान सरकार वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना करेगा। ओके दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया है? द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट डायमंड हैज़ बिन अनर्थेड इन विच नेशन? तो बोत्सवाना में दोस्तों दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। ठीक है, यदि इसका वजन देख लीजिए तो इसका वजन 1098 कैरेट है। ठीक है, 73 मिलीमीटर लंबा, 52 मिलीमीटर चौड़ा और 27 मिलीमीटर मोटा है। इसका नाम अभी तक नहीं रखा गया है। और बोत्सवाना के बारे में तो आपको पता ही होगा कि बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में है। ओके, तो बस ध्यान रखना है कि बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है, और जैसे ही इसका कोई नाम पड़ता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा, हीरा से आपको एक बात ज़रूर याद आता होगा, कोहिनूर के बारे में। तो कोहिनूर के बारे में आपको ये भी पता होगा कि कोहिनूर हीरा को नादिर शाह जब आया था इधर भारत पर आक्रमण करने के लिए, तब अपने साथ ले गया था। ठीक है,
नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण किया था तो वो इतना रुपया और इतना सोना चांदी ले गया था कि शायद कितना उस समय 17 करोड़ के आसपास रुपया जमा हो गए थे, इतना मुगलों को उन्होंने लूटा था। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बात कमेंट करके मुझे और बताइएगा कि नादिर शाह का वो जो प्रसिद्ध आक्रमण है वो कब हुआ था भारत पर। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान स्थापित करने की योजना बना रहा है। विच नेशन इज प्लानिंग टू सेट अप एन इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट। आपके ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बांग्लादेश। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान स्थापित करने की योजना बना रहा है। ठीक है, बांग्लादेश सरकार वैक्सीन संस्थान स्थापित करने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगी। और वैक्सीन संस्थान या फिर वैक्सीन की इतनी ज़रूरत क्यों है ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको पता ही होगा, कोरोना सब करवा रहा है। और कोरोना की बात करें तो सेकेंड जो वेव था कोरोना का हमारे देश में वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है। लगभग 96% 97% रिकवरी रेट हो गया है। कई राज्यों में तो 98% 99% भी रिकवरी रेट हो गया है। ओके, तो सेकेंड वेव से तो हम लोग निजात पा लिए हैं। अब देखिए थर्ड वेव ना ही आए तो बढ़िया है। ऐसे लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव भी आएगा, लेकिन देखिए क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ग्लोबल विंड डे, ओह शिट ये तो पुराना प्रश्न ही आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, खैर छोड़िए, जान लीजिए कि ग्लोबल विंड डे 15 जून को मनाया जाता है। डायरेक्टली हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि जाम्बिया के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हु वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया हु वाज अवे रिसेंटली। एडगर लुंगू, केनेथ कोंडा और मोहम्मदू बुहारी, और इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केनेथ कोंडा। ओके, जब जाम्बिया आज़ाद हुआ था, जब से जाम्बिया में लोकतंत्र लागू हुआ था, तो ये पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। ओके, केनेथ कोंडा, और इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। और बाकी बात रही जाम्बिया की, तो जाम्बिया के बारे में आपको पता है कि ये अफ्रीकन कंटिनेंट का एक कंट्री है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में विकसित किया जाएगा। इन विच स्टेट विल द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बी डेवलप्ड। आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद स्थापित किया जाएगा। ओके, इसके बारे में और जानिए कि संस्कृति मंत्रालय और बंदरगाह, नौवहन व जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात के लोथल में, लोथल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, इसलिए ये न्यूज़ आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लोथल आपको पता है कि अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, इस परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा जहां भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। और लोथल जो था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, बंदरगाह स्थल था सबसे बड़ा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि हाल ही में सुर्खियों में रही डेटा लीक किस संगठन का ऑनलाइन पोर्टल है। डेटा लेक, द डेटा लेक विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, इसका ऑनलाइन पोर्टल है जिसका नाम है डेटा लेक। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ और बातें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निर्माण, संचालन और रखरखाव के विभिन्न चरणों के दौरान सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की मासिक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ड्रोन का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। और इसी कारण से ये पोर्टल जो था अभी न्यूज में था। ठीक है, तो बस ध्यान रखिएगा कि डेटा लेक पोर्टल का संबंध किससे है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। ओके, और कुछ नहीं इसके बारे में। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किए थे। विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यस्टरडे फॉर द फ्रंटलाइन वर्कर्स ऑफ कोविड-19। दोस्तों क्रैश कोर्स प्रोग्राम, आप लोगों को पता होगा कि कल मोदी जी क्रैश कोर्स प्रोग्राम को लॉन्च किए हैं। किसके लिए भाई, तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं कोरोना के, उनके लिए, ताकि यदि कोरोना का थर्ड वेव आता है भी तो उससे पहले जितने टाइप के इसमें दिशा निर्देश हैं, जितने टाइप की इसमें पाठ्यक्रम है, कोर्सेज, सबसे वो लोग रूबरू हो जाए ताकि उन्हें आगे भविष्य में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए है, नाम है इसका क्रैश कोर्स प्रोग्राम। ओके, 1 लाख से भी अधिक युवाओं को इसमें सम्मिलित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके यदि भविष्य में ऐसी कोई और आपदा आती है तो। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं
किस आईआईटी ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के सम्मेलन 2021 की मेजबानी की? विच आईआईटी हॉस्टेड द ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज कॉन्फ्रेंस 2021? ऑप्शंस आपके हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़, आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी धनबाद। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आईआईटी बॉम्बे। ओके, तो आईआईटी बॉम्बे अभी हाल फिलहाल में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस 2021 का मेजबानी किया है। ओके, चलिए इसके बारे में और जानते हैं। यह सम्मेलन 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में की भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होना ये तो आपको पता ही है कि इंडिया में होगा। पिछले वर्ष रूस में हुआ था और नेक्स्ट ईयर चाइना में होगा। ओके, ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय ब्रिक्स लिखा गया है। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन का विषय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, मतलब थीम इसका इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है। ओके, चलिए और कुछ नहीं इसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में आपको पता ही है ढेर सारी बातें। फिर कभी ब्रिक्स के बारे में बताऊंगा डिटेल से। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच कंट्री हैज टॉप द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021? तो स्विट्जरलैंड फर्स्ट पर है और इंडिया की रैंकिंग पिछले साल की तरह ही 43 है। ओके, जानते हैं कुछ और बात इसके बारे में। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संकलित किया गया था। इसके द्वारा प्रबंधन विकास संस्थान IMD के द्वारा संकलित किया गया था, जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के प्रभाव की जांच कर रहा था इस बार। ओके, 64 देशों में भारत का स्थान 43वां था और फर्स्ट पर स्विट्जरलैंड था। आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, और एक और इंडेक्स से संबंधित प्रश्न आपके सामने होगा। देखिए आ गया है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स के 15वें संस्करण की घोषणा की गई। इस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? द 15th एडिशन ऑफ द ग्लोबल पीस इंडेक्स हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस इंडेक्स? तो दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न देखे गए हैं एग्जाम्स में, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों, 135 है। ओके, सबसे टॉप पर हमेशा की तरह आइसलैंड बना हुआ है। ओके, चलिए इसके बारे में और कुछ बातें जानते हैं कि सूचकांक 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को उनकी शांति के स्तर के अनुसार रैंक करता है सिडनी से। ओके, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इसको रैंकिंग बनाता है। ओके, 2008 के बाद से आइसलैंड दुनिया भर में सबसे शांतिपूर्ण देश है। टॉप पर तो इसका है, आइसलैंड हमेशा बना ही हुआ है। ठीक है, और अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण देश है, मतलब सबसे लास्ट में है। ठीक है दोस्तों, आइसलैंड डेनमार्क, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्लोवेनिया जैसे अन्य शीर्ष देशों में जुड़ गया है। तो आइसलैंड तो हमेशा टॉप पर है ही। इसके बारे में और क्या आपको मैं बताऊँ। चलिए, आइसलैंड, आइस वहाँ है, सबका दिमाग ठंडा रहता है, तो इसलिए सब शांति से बैठे रहते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट डेब्यू में सर्वोच्च स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? रिसेंटली विच इंडियन फीमेल क्रिकेटर है मेड द रिकॉर्ड ऑफ मेकिंग द हाईएस्ट स्कोर इन टेस्ट डेब्यू? दोस्तों महिलाओं का टेस्ट अभी चल रहा है, टेस्ट मैच किसके साथ? इंग्लैंड की टीम के साथ। और दोस्तों ये जो महिलाओं का टेस्ट मैच है, लगभग 7 सालों के बाद फिर से महिला टीम भारतीय टेस्ट मैच खेल रही है। ओके, और उसमें शेफाली वर्मा पदार्पण किए और अन्य प्लेयर पदार्पण किए, और इस पदार्पण मैच में शेफाली वर्मा ने 96 रन बनाए। कितने? 96 रन बनाए। हालांकि अभी थोड़ी सी भारत की स्थिति कमज़ोर है, लेकिन देखिए क्या होता है। तो इन्होंने 96 रन जैसे ही बनाया तो ये अपना स्कोर हाईएस्ट सबसे बना लिए डेब्यू के तौर पर। इसके पहले का जो रिकॉर्ड था चंद्रकांता कौल को था, जो कि 75 रन बना चुके थे। ओके, तो ध्यान रखना है इतनी सारी बातों को, क्या कि शेफाली वर्मा अभी वर्तमान में महिला टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सर्वोच्च स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है डेब्यू मैच में। ओके, तो बस इतनी ही बातें थी इसके बारे में। अब चलिए क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर देखते हैं क्या है। यूनाइटेड किंगडम और किस देश ने 15 जून 2021 को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यूनाइटेड किंगडम एंड विच कंट्री हैव साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन 15 जून 2021? इस प्रश्न का उत्तर था ऑस्ट्रेलिया, और आप में से कई लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। ओके, तो ऊपर जितने प्रश्न पूछे गए हैं और साथ ही साथ ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है, इन सारे प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर कमेंट में कीजिएगा। ओके, प्रश्न क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितनी खराब भूमि को फिर से डिग्रेडेड करना है? ओके, मतलब फिर से उसको खेती योग्य बनाना है, बहाल करना है। ओके, आपके ऑप्शन है 26 मिलियन हेक्टेयर, 14 मिलियन हेक्टेयर, 20 मिलियन हेक्टेयर और 17 मिलियन हेक्टेयर।
ओके, जल्दी से आप अपना उत्तर कमेंट कीजिए अन्य सारे प्रश्नों के उत्तर के साथ। ओके दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेशन के अंत तक बने रहने के लिए। इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए, हम भी आपसे लगातार जुड़े हैं ताकि आपका बेहतर हमेशा हो सके। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा, सारी कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिएगा क्योंकि अभी कोरोना फिर से आ सकता है। ओके, इसलिए संभल कर ही रहना है। जय हिंद, इट्स शिवम साइनिंग ऑफ।